लगभग 2 घंटे बाद ही कर लग्जरी कार उस बिल्डिंग के पार्किंग में खड़ी हुई और हमारे द मोस्ट हैंडसम और डैशिंग राज सर अपनी खूबसूरती लिए कार से बाहर निकल आए। हाय क्या चेहरा है इनका, रेशमी बाल जो आंखों पर आकर उसे परेशान कर रहे हैं, पतले गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान छाई हुई है और भूरी जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम और शिद्दत है अपनी नादान शेरवानी के लिए। राज सर ने कार से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिया और उसकी महक लेते हुए बोले, अब पूरे 2 दिन आपके हवाले हुए हम हमारी राजा। फायर। राज सर आगे बढ़ गए और फ्लैट के दरवाजे पर आकर रुके। दूर बेल बजाया तो किसी ने दरवाजा खोला नहीं। ये देखकर विग्रह को हैरानी हुई और उसने फिर से दूर बेल बजाया लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटे बाद शेरवानी और दीपिका जी ढेर सारी शॉपिंग करके घर वापस लौट आई। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स और लिफ्ट से होकर दोनों फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। शेरवानी ने अपनी मां के हाथ से बैग्स लिए और दीपिका जी फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और उनके पीछे पीछे शेरवानी भी। अंदर आकर दोनों माँ बेटी पसर कर सोफे पर बैठ गई। शेरवानी के चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और अचानक से उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकल गई और वो तुरंत अपनी जगह से उठकर सीधा रूम में चली गई। ये देखकर दीपिका जी को बहुत दुख हुआ अपनी बेटी के लिए। उन्होंने सीधा विग्रह को कॉल लगा दिया जिसे 3-4 रिंग जाने पर विग्रह ने अटेंड किया और आदर से बोला, प्रणाम मम्मी। फायर। दीपिका जी खुश रहिए बेटा, कैसे हैं आप? विग्रह बस बढ़िया है, आप बताएं क्या हाल आपके और आपकी बेटी के? मैडम कल शाम से कॉल उठा नहीं रही है, ठीक तो है? फायर। दीपिका जी गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा वो ठीक नहीं है, बार बार रोने लग जाती है, ठीक से हंसती भी नहीं है, अभी उसे बाहर लेकर गए थे, थोड़ी देर तो ठीक रही लेकिन अब फिर से रोने लगी है, इसलिए हमने आपको कॉल किया है कि आप कुछ दिनों के लिए आ जाए उससे मिलने ताकि उसको सुकून मिलेगा। विग्रह ने गहरी सांस ली और कहा, बात करवाए उससे। फायर। दीपिका जी शेरवानी के रूम का दरवाजा खोल अंदर आई तो क्या देखती है कि वो बेड पर उल्टी लेटी हुई थी और तकिए में मुंह घुसा दिया था। दीपिका जी कॉल पर बोली, देखो कैसे पड़ी है ये लड़की। विग्रह रुकिए हम वीडियो कॉल करते हैं। फायर। विग्रह ने वीडियो कॉल किया और बेड पर उल्टी लेटी अपनी पत्नी को देखते ही बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी बेहद आकर्षक आवाज में कहा, गुड आफ्टरनून मैडम सूर्यवंशी। फायर। ये आवाज, ये बोलने का बेहद खूबसूरत तरीका सुनते ही शेरवानी की आंखें नम हो गई और दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो तुरंत ठीक से बैठ गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए इधर उधर देखने लगी, तभी उसे दीपिका जी के हाथ में मोबाइल स्क्रीन पर उस हसीन और खूबसूरत मर्द का चेहरा दिखाई दिया जो शेरवानी की पूरी जिंदगी है। विग्रह का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते ही शेरवानी की आंखों से आंसू बह गए जिसे देखकर राज सर तुरंत बोले, हे शेरवानी, रोने के लिए नहीं भेजा है वहां आपको, चलो अब अच्छे से तैयार हो जाओ, ये क्या रूप बनाकर रखा है अपना। फायर। शेरवानी अपने आंसू साफ करते हुए नजरें झुकाकर बोली, जी। विग्रह हसीन प्रेम और शिद्दत से उसे देखे जा रहा था और फिर बोला, मम्मी आप इनका ध्यान रखें और हाँ इनसे कहिए जल्दी से तैयार हो जाएं। फायर। दीपिका जी ने हाँ कहा और विग्रह ने कॉल कट कर दिया। दीपिका जी उसके पास आकर बैठी और उसे डांटते हुए बोली, ये कोई तरीका है जमाईसा के सामने आने का, और ये कैसे आलस से बोल रही थी आप? अगला आपसे इतने प्यार से बात कर रहा था और आप हो कि देखो खुद को क्या हुलिया बना रखा है, ये बाल देखो कैसे बिखरे हुए हैं, कपड़ों का ढंग नहीं, कहीं से भी ऊंचे हो रहे हैं, और ये क्या है भगवान, आपके क्लीवेज दिख रहे थे। शेरवानी थोड़ा ढंग सीखो बेटा, चलो अब तैयार हो जाओ हम आते हैं। दीपिका जी के जाते ही शेरवानी अपने क्लीवेज देखते हुए हैरानी से बोली, क्या मम्मी कितनी अजीब हो आप यार, जमाईसा के सामने ढंग से रहो, क्लीवेज दिख रहे हैं। अरे उन्होंने सब देखा हुआ है लेकिन उन्हें बस हमारे पास आने में दिक्कत होती है, इसलिए नहीं तैयार हो रही मैं और जा रही हूँ सोने। पेंसिव फेस। इतना कहकर शेरवानी वापस लेट गई और विग्रह को याद करके बुरी तरह से तड़पती रही और याद करते हुए मैडम को नींद आ गई। कुछ देर बाद जब दीपिका जी कमरे में आए तो उसे नींद लेता देख अपना सिर पीट कर बोली, लो अब सो गई, चलो अच्छा ही है सोई है तो कम से कम उदास नहीं होगी। दीपिका जी दूसरे कमरे की बालकनी में कपड़े सुखाने चली गई। कुछ देर बाद ही घर का दरवाजा खटखटाया गया। दूर बेल बजाया गया लेकिन दीपिका जी बालकनी में जिस वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। दूर बेल तेजी से बजने लगी जिससे शेरवानी की आंख खुल गई। उसने उबासी लेते हुए आलस में कहा, मम्मी कोई आया है, दरवाजा खोलो ना। दीपिका जी का कोई जवाब नहीं आया, वहीं दूर बेल और जोर से बजने लगी। ये देखकर शेरवानी ने मुंह बनाया और बड़ी मुश्किल से बेड से उठी और आगे बढ़ने लगी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, गुलाबी कुर्ती का कोई ठिकाना नहीं था, कहीं से ऊंची तो कहीं से मुड़ी हुई थी, आंखों में नींद घुली हुई थी और वो उबासी लेते हुए नींद में ही चलते हुए बाहर हॉल में आए और घर का दरवाजा खोलने लगी।
लेकिन इतनी नींद आ रही थी कि दरवाजे का हैंडल भी उसे दिख नहीं रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और दरवाजे का लॉक खोला और बिना सामने देखे खड़ी रही। वो अभी भी नींद में झूल रही थी, दरवाजे को पकड़ कर खड़ी थी। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला और शर्वानी नींद में झूलते हुए नीचे गिरने लगी। तभी किसी के मजबूत हाथ ने उसके कोमल हाथ को पकड़ लिया। उस छुअन को पाते ही शर्वानी के पूरे शरीर में करंट सा लगा और तुरंत वो होश में आई। उसने सबसे पहले उस मजबूत हाथ को देखा और उसकी उंगली में पहली अंगूठी को देखा तो शर्वानी के दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो दंग रह गई। विग्रहराज सूर्यवंशी अपनी खूबसूरत मुस्कान लिए खड़े उसे ही देख रहे थे अपनी भूरी निगाहों से। शर्वानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो पीछे हटते हुए दुखी होकर बोली, देखा, फिर से सपने में आप आ गए। अब मैं क्या करूं, आप मुझे परेशान कर रहे हो। आपको मेरी इच्छा की कद्र ही नहीं है तो बार बार सपने में आकर परेशान क्यों करते हो। शर्वानी के इतना कहते ही उसके कानों में जग से सुंदर और आकर्षक आवाज आई, ए राजा, आओ हमारे पास। फायर। इस आवाज को सुनते ही शर्वानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखें बंद करके बेचैनी और तड़प से बोली, प्लीज राज सर, प्लीज, सपने में नहीं, असल जीवन में हमारे सामने आए, हम तड़प रहे हैं आपके लिए। ब्लू इट। अपनी पत्नी की तड़प देखकर विग्रह ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। वही शर्वानी रोती हुई वहां से चली गई। ये देखकर राज सर तड़प उठे और बेताबी से बोले, राजा, हम सच में आए हैं बेटू। फायर। शर्वानी नहीं रुकी और चली गई अपने कमरे में। विग्रह भी आगे बढ़ने लगा। तभी दीपिका जी उसके सामने आकर हैरानी और खुशी से बोली, जमाई साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए। आइए बैठिए, हम शर्वानी को बुलाते हैं। स्माइल। विग्रह ने उनके पैर छूकर कहा, मम्मी, वो हमसे नाराज होकर चली गई है। उसे लगता है हम सपने में आ रहे हैं, लेकिन हम तो सच में उससे मिलने आए हैं। उसे समझाए कि हमारे सामने आए, हम बात करना चाहते हैं। फायर। दीपिका जी ने अपना सिर पीट लिया और मुस्कुराते हुए बोली, प्रेम बावली हो गई है। वो पूरे दिन आपकी प्रतीक्षा करती है, रोती है, उदास होती है और बस सो जाती है। अब आप ही उसे समझाना। आप बैठिए, हम उसे लेकर आते हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। दीपिका जी वहां से चली गई और विग्रह सोफे पर बैठते हुए अपने बालों को पीछे करता है जो बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। राज सर आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं और सच्ची शिद्दत से अपनी पत्नी का इंतजार करते हैं। वहीं दीपिका जी शर्वानी के कमरे में आकर देखती हैं कि वो लड़की बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। उसका ऐसा हुलिया देखकर दीपिका जी जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा देती है और सख्ती से बोली, बाहर जमाई सा आए हैं और आपके नाटक ही कम नहीं हो रहे। अरे वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं। क्या हो गया है आपको, कैसा हुलिया बना रखा है, देखो अपने आपको को आईने में, पागल लड़की। अपनी माँ की बात सुनकर शर्वानी तो दंग रह गई और हैरानी से बोली, इसका मतलब हम सपना नहीं देख रहे थे, राज सर सच में आए हैं। एंग्विश्ड। दीपिका जी उसके सिर पर चपत लगाते हुए, हाँ हाँ, वे सच में आपसे मिलने आए हैं, जाए उनका स्वागत कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके लिए कॉफी बनाइए। शर्वानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत बेड से उठकर भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई और हॉल में बैठे अपने राज सर को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसका खूबसूरत पति किसी राजा की तरह शान से बैठा हुआ था। हाय कितना हैंडसम है। शर्वानी असीम प्रेम से अपने पति को देखे जा रही थी। तभी राज सर ने उस तरफ देखा तो वो झेप गई और जल्दी से वापस अपने कमरे में भाग आए और दरवाजा बंद करके हड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, मम्मी देखो ना, हम तो कितने भंगार लग रहे हैं और वो एक राजकुमार जैसे, ऐसे में हम उनके सामने कैसे जाएंगे, हमारी तो हालत खराब हो रखी है। फ्यू। दीपिका जी अच्छी सी साड़ी पहन लो और फिर उनके सामने जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। ये टी शर्ट वगैरह मत पहनो। शर्वानी, लेकिन हम साड़ी लेकर नहीं आए हैं, केवल सलवार सूट ही हैं। दीपिका जी कोई बात नहीं, हमारी साड़ी पहन लो। शर्वानी, आपका ब्लाउज हमें ढीला पड़ेगा। दीपिका जी अब इतना कोई नहीं देखता, आप चुपचाप अलमारी से हमारी कोई भी साड़ी निकाल कर पहन लो, तब तक हम जमाईसा को पानी पिलाते हैं। दीपिका जी के जाते ही शर्वानी चहक उठी और गोल गोल घूमने लगी। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि उसके पति आए हैं उससे मिलने, वो भी पूरे 1 महीने बाद। उफ, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, प्यार करेंगे। शर्वानी शर्म से लाल होने लगी और जल्दी से तैयार होने लगी। उसने लाल सिल्क की साड़ी पहनी और ब्लाउज थोड़ा ढीला था लेकिन काम चला लिया। उसने अपने बाल को खोल दिया और आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक होठों पर लगाकर स्वयं को आईने में देख शर्माने लगी। अब वो अपने पिया जी के सामने जाएगी तो उनसे नैन चार होंगे और फिर होगा जुनूनी रोमांस। शर्वानी शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। आज तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने पति के सामने जाने की। शर्वानी अपने दिल की बेकाबू धड़कनें महसूस करते हुए बोली, वो जब हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे और क्या करेंगे। क्या सीधा गले लगा लेंगे, ललाट को चूम लेंगे। हे भगवान, हम कांप क्यों रहे हैं, पहली बार थोड़ी न उनके पास जा रहे हैं। सी नो इवल।
शर्वाणी का अंग अंग कांप रहा था, तभी बाहर से दीपिका जी की आवाज आई। आइए शर्वाणी, कितनी बड़ी लगेगी, जमाई सा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही शर्वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठ राज सर को पुकारने लगे। शर्वाणी शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। आज तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने पति के सामने जाने की। शर्वाणी अपने दिल की बेकाबू धड़कनें महसूस करते हुए बोली, वो जब हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे और क्या करेंगे? क्या सीधा गले लगा लेंगे, ललाट को चूम लेंगे? हे भगवान, हम कांप क्यों रहे हैं? पहली बार थोड़ी न उनके पास जा रहे हैं। सी नो इवल। शर्वाणी का अंग अंग कांप रहा था, तभी बाहर से दीपिका जी की आवाज आई। आइए शर्वाणी, कितनी बड़ी लगेगी, जमाई सा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही शर्वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठ राज सर को पुकारने लगे। उसने गहरी सांस ली, थोड़ी हिम्मत बटोरी और सिर पर पल्लू लगाते हुए नजरें झुकाकर अपनी शालीन और सुंदर चाल चलते हुए कमरे से बाहर निकल आए और आगे बढ़ने लगी। तभी उसके पायल की छन छन पूरे फ्लैट में गूंजने लगी, जिसे सुनकर हॉल में बैठे राज सर की बेचैनी और बेताबी और अधिक बढ़ गई। उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आने लगी। तभी शर्वाणी सीधा रसोई में भाग गई। उसकी एक छोटी सी झलक ही सही, लेकिन राज सर को दिख गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और जुनून से बोले, उफ मैडम, साड़ी में है फायर। विग्रह किचन के दरवाजे को देखने लगा, वहीं अंदर शर्वाणी स्लैब से टिककर खड़ी, तेज तेज सांस लेते हुए और शर्माते हुए बोली, आह मम्मी, हम कैसे उनके सामने जाएं? अरे यार, वो बहुत अलग नजरों से देखते हैं कि खड़े खड़े हम पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, वो आए ही हमारे लिए है तो। सी नो इवल फायर। शर्माती और मुस्कुराती शर्वाणी ने कॉफी बनाना शुरू किया। कॉफी मग को ट्रे में रखा और गहरी सांस लेते हुए रसोई से बाहर आने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके पैर कांपने लगे और गाल लाल होने लगे। पूरे शरीर में एक अजीब सी आग लगने लगी थी कि विग्रह उसे देख रहा होगा। शर्वाणी साड़ी पहने, नजरें झुकाए, सजी धजी अपने खूबसूरत और शालीन रूप को लिए जैसे ही किचन से बाहर आई, तभी विग्रह ने अपनी नजरें उठाकर पूरे हक और जुनून से उसे देखा और ऊपर से नीचे तक देखा। राज सर के होठों पर खूबसूरत मुस्कान आ गई और दीवानगी सिर चढ़कर बोलने लगी। उनके रेशमी बाल उनकी भूरी आंखों पर आने लगे, जिनसे वे और भी अधिक कातिल और हॉट लगने लगे। शर्वाणी का रूप उन्हें बेकाबू बना रहा था, लेकिन सासू माँ की मौजूदगी उनकी मर्यादा बनाए हुए थी, वरना अब तक तो वे अपनी राजा के साथ न जाने क्या क्या कर चुके होते। शर्वाणी उनके सामने आकर खड़ी हुई और धीमी आवाज में आदर से बोली, कॉफी। विग्रह उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए कॉफी का मग लेकर टेबल पर रख देता है और शर्वाणी तुरंत वहां से जाने लगती है। तभी दीपिका जी बोली, शर्वाणी, ये क्या तरीका है बेटा, ऐसे कैसे जा रही है आप? जमाई सा को खम्मा घनी कौन करेगा? शर्वाणी वापस मुड़ी और हाथ जोड़कर आदर से बोली, खम्मा घनी राज सॉरी कुंवर जी। विग्रह मुस्कुराया और फिर अपने हाथ जोड़कर आदर से बोला, घनी खम्मा शर्वाणी फायर। शर्वाणी से अब रहा नहीं गया और वो तुरंत रसोई में भाग गई। उसकी हरकतें देखकर विग्रह मुस्कुराते जा रहा था। वहीं दीपिका जी उठी और बोली, जमाई सा, आज डिनर में क्या बनाए जाए आपके लिए? स्माइल। विग्रह बड़ी शालीन लहजे में बोला, मम्मी, जो आपको बनाने में आसानी रहे वही। फायर। दीपिका जी मुस्कुराते हुए बोली, जी ठीक है, आप बैठिए, हम आते हैं। अच्छा, उसे भेज दे। स्माइल। विग्रह असहज महसूस करने लगा और बोला, जी। विग्रह के इतना कहते ही घर का दूर बेल बजाया गया, जिसकी आवाज सुनकर सासू माँ और जमाई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे कि इस समय कौन आया होगा। विग्रह उठा और बोला, हम देखते हैं। फायर। विग्रह ने घर का दरवाजा खोला और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर हैरान रह गया और बोला, पापा। फायर। ये सुनते ही दरवाजे पर खड़े विक्रम जी हड़बड़ा गए और अपने सामने विग्रह को देखकर हैरानी से बोले, जमाई सा। विग्रह मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, जिस उद्देश्य से आप आए हैं वही हमारा भी उद्देश्य है, आए संकोच मत कीजिए। फायर। विक्रम जी मुस्कुरा दिए। वहीं दीपिका जी ने जब उनकी आवाज सुनी तो हैरान रह गई और विग्रह के पास आकर खड़ी हुई और सामने खड़े अपने पति को देख हैरानी से बोली, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर आप यहाँ पर है तो घर पर कौन है? पिताजी का ध्यान कौन रख रहा है? वो अकेले होंगे। विक्रम जी ने मुंह बनाया अपनी पत्नी की तरह और अपने मन में बोले, पति की पड़ी नहीं है, सीधा पिताजी की पड़ी है। ऐसे नहीं कि घर के अंदर बुलाकर पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, बस यही खड़ा खड़ा क्लास लेगी हमारी। विक्रम जी और दीपिका जी के बीच में से विग्रह हटकर एक तरफ खड़ा हो गया और आराम से मुस्कुराते हुए उन दोनों की नोकझोंक देखने लगा। दीपिका जी, अरे चुप क्यों है आप? बोलिए, पिताजी को किसके भरोसे छोड़ कर आए? विक्रम जी हाथ जोड़कर बोले, अरे शर्वाणी की माता, हमें अंदर तो आने दीजिए। दीपिका जी एक तरफ हो गई और विक्रम जी घर के अंदर आए। विग्रह ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, आपका स्वागत है पापा, आइए, वैसे भी हम बोर हो रहे थे। फायर।
विक्रम जी मुस्कुरा दिए और दोनों जमाई ससुर आराम से सोफे पर बैठ गए। दीपिका जी को तो अपने पति पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने जमाई राजा की मौजूदगी के कारण वे उनको कुछ कह नहीं पा रही थी, वरना अभी तक तो अपने पति की बैंड बाजा देती कि उनकी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए यहाँ पर आने की और पिताजी को अकेला घर पर छोड़ने की। दीपिका जी गुस्से से अपने पति को देखे जा रही थी, जो विग्रह के साथ बातें करने में व्यस्त थे। अब उनसे रहा नहीं गया तो वह झूठी मुस्कान लिए बोली, जी हमने आपसे कुछ पूछा था, अगर आपको याद हो तो, कि पिताजी घर पर अकेले हैं, तो आप यहाँ पर कैसे और क्यों आए हैं? विक्रम जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, सबसे पहली बात हम यहाँ अपनी बेटी से मिलने आए हैं, और दूसरी बात पिताजी घर पर अकेले नहीं है, शौर्य आया हुआ है घर पर, वो ध्यान रख रहा है उनका, तो आप निश्चिंत रहिए और भोजन बना दीजिए, हमें भूख लगी है। दीपिका जी ने उनकी तरफ मुंह बनाया और वहां से जाते हुए अपने मन में बोली, अच्छा तो बेटी से मिलने आए हैं, मतलब पत्नी की तो कोई पड़ी ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मन में खुशी का गुब्बारा उठा था कि हमारा पति हमसे मिलने आया, लेकिन नहीं, ये तो अपनी बेटी से मिलने आए हैं। स्मक। दीपिका जी रसोई में आने लगी, तभी सामने से शर्वाणी आते हुए हैरानी से बोली, पापा आए हैं क्या? दीपिका जी, हाँ जाओ, आपसे ही मिलने आए हैं। शर्वाणी मुस्कुरा दी और जल्दी से बाहर आकर देखा तो उसके जीवन के दो सबसे मुख्य पुरुष उसके सामने बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। अपने पसंदीदा दोनों पुरुष को एक साथ देखकर शर्वाणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वापस सिर पर पल्लू लिया और विक्रम जी के पास आकर खड़ी हुई। अपनी बच्ची को देखते ही विक्रम जी उठे और भावुकता से बोले, हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पापा सो प्राउड ऑफ यू बेटा। विक्रम ने के इतना कहते ही शर्वाणी ने उनके पैर छुए और फिर भावुक होकर उनके गले लग गई। सोफे पर बैठे राज सर अपनी भूरी और प्रेम में निगाहों से बाप बेटी के अमूल्य प्रेम को देखे जा रहे थे और अपने मन में बोले, एक पिता के लिए उसकी बेटी सब कुछ होती है, सच में एक बेटी का पिता बनना सौभाग्य होता है, जब कभी हम पिता बनेंगे तो एक बेटी के पिता ही बनना चाहेंगे, बिल्कुल शर्वाणी जैसी समझदार और आज्ञाकारी बेटी के पिता। फायर। विग्रह हसीन प्रेम से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था। विक्रम जी ने शर्वाणी के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने पापा और पति का नाम रोशन करो। स्माइल। शर्वाणी मुस्कुराकर बोली, जरूर पापा, अब बस 4 महीने रहे हैं, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा और हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। स्माइल। विक्रम जी, हाँ बेटा। अच्छा बाथरूम कहाँ है? शर्वाणी कुछ कहती तभी रसोई से आती हुई दीपिका जी बोली, आइए हम बताते हैं। और शर्वाणी, गैस पर सब्जी चढ़ाई है, जरा ध्यान रखना, हम आते हैं। शर्वाणी ने हाँ कहा और दीपिका जी विक्रम जी वहां से चले गए। उनके जाते ही अब वहां पर केवल विग्रह और शर्वाणी थे। विग्रह सोफे पर बैठा था और शर्वाणी उसके सामने पीठ करके खड़ी अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। दिल की धड़कनें तेज थी और हॉल की खामोशी में चूड़ियों की खन खन सुनाई दे रही थी। राज सर अपनी भूरी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को देखते हुए शिद्दत से बोले, क्या लग रही हो, बता नहीं सकता। फायर। शर्वाणी का अंग अंग खिल उठा और होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और ना ही विग्रह की तरफ मुड़ी। ये देखकर राज सर उठे और उसके ठीक पीछे आकर खड़े होकर बेताबी से बोले, सजने संवरने वाली गुड़िया, जरा अपने पति से बात तो करो, देखो आपसे मिलने के लिए आया हूँ और पूरे 2 दिन आपके साथ रहूंगा, कोई इनाम तो बनता है। फायर। शर्वाणी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छी इनाम के रूप में आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बन रहा है, अच्छे से खा लेना, इनाम मिल जाएगा। विग्रह कातिल मुस्कान लिए बोला, लेकिन हमें तो दूसरा इनाम चाहिए जो सिर्फ आप हमें दे सकती हैं, खाना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए, देंगे ना आप हमें वही नाम, बदले में हम भी आपको इनाम देंगे, बहुत सारा देंगे। फायर। शर्वाणी शर्म से पानी पानी हो गई और वहां से जाने लगी, तभी विग्रह ने उसका हाथ पकड़ा और बेताबी से बोला, ए राजा, एक बार सामने तो देखो। फायर। शर्वाणी तुरंत विग्रह की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। उफ, राज सर तो घायल ही हो गए और धीरे धीरे शर्वाणी उनके पास आने लगी और उनके गाल पर हाथ रखकर उसने अचानक से विग्रह के दूसरे गाल को चूम लिया। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और शर्वाणी शर्माती हुई वहां से भाग गई। हाय, राज सर तो मदहोश ही हो गए अपनी पत्नी के इस एक्शन से। कुछ देर बाद चारों ने मिलकर भोजन किया और अब रात के 11 बज रहे थे, लेकिन विक्रम जी अभी भी विग्रह से बातें किए जा रहे थे। दीपिका जी तो किचन में काम कर रही थी और शर्वाणी रसोई के द्वार पर खड़ी होकर अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बेचैनी और तड़प से बार बार विग्रह को देख रही थी कि अब चलो हमारे साथ और हमारे साथ समय बिताओ। विग्रह खुद तड़पते हुए बार बार उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन अब अपने ससुर जी का क्या करे, जिनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। शर्वाणी को गुस्सा आने लगा, तभी दीपिका जी उसके पास आकर बोली, यहाँ क्या कर रही हो, सोना नहीं है? शर्वाणी ने हाँ कहा और वापस रसोई में चली गई। तभी दीपिका जी ने सामने देखा और अपना सिर पीट कर बोली, इन्हें खुद को तो रोमांस करना नहीं आता और अपने बेटी जमाई को भी नहीं करने देंगे, इन्हें तो हमें समझाते हैं। दीपिका जी उन दोनों के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, सुनिए जी, रात के 11 बजे गए हैं, सोना नहीं है।
विक्रम जी आज नींद ही नहीं आ रही, क्या करे, तो सोचा जमाईसा से थोड़ी बातें ही कर ले। दीपिका जी आपको नींद नहीं आ रही, इसका यह मतलब नहीं है ना कि बाकी सबको भी नहीं आ रही होगी। जमाईसा थक गए होंगे, सफर करके आए हैं तो उन्हें आराम करने की जरूरत है। आप चलिए, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं, जुकाम हो रहा है ना आपको। विक्रम जी ने हाँ कहा और बोले, अच्छा जमाईसा, अब हम सोने जाते हैं, आपसे कल बात करेंगे। विक्रम जी शुभ रात्रि पापा। विक्रम जी दीपिका जी के साथ वहां से बेडरूम में चले गए। उनके जाते ही विग्रह ने सामने खड़ी अपनी पत्नी को देखा और उसे अपने बेडरूम में आने का इशारा करके वहां से चला गया। शर्वाणी का रोम रोम खिल उठा और वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल दी। विक्रम जी आज नींद ही नहीं आ रही, क्या करे, तो सोचा जमाईसा से थोड़ी बातें ही कर ले। दीपिका जी आपको नींद नहीं आ रही, इसका यह मतलब नहीं है ना कि बाकी सबको भी नहीं आ रही होगी। जमाईसा थक गए होंगे, सफर करके आए हैं तो उन्हें आराम करने की जरूरत है। आप चलिए, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं, जुकाम हो रहा है ना आपको। विक्रम जी ने हाँ कहा और बोले, अच्छा जमाईसा, अब हम सोने जाते हैं, आपसे कल बात करेंगे। विक्रम जी शुभ रात्रि पापा। विक्रम जी दीपिका जी के साथ वहां से बेडरूम में चले गए। उनके जाते ही विग्रह ने सामने खड़ी अपनी पत्नी को देखा और उसे अपने बेडरूम में आने का इशारा करके वहां से चला गया। शर्वाणी का रोम रोम खिल उठा और वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल दी। शर्वाणी जल्दी से कमरे के अंदर आकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे राज सर नजर नहीं आए। ये देखकर वो प्रेम में बावली बेचैनी से बोली, कहाँ हो आप। शर्वाणी के इतना कहते ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया, जिसकी आवाज सुनते ही शर्वाणी के गाल लाल हो गए और होठों पर खूबसूरत मुस्कान आ गई। अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली शर्माने लगी, तभी दरवाजे से टिककर खड़े राज सर मुस्काते हुए और उसकी पीठ देखते हुए बोले, ए राजा, आओगी नहीं हमारे पास। फायर। शर्वाणी तुरंत मुड़ी और सामने खड़े अपने पति को देखने लगी, जो पहले से ही इतना खूबसूरत है, ऊपर से उसकी ये आकर्षक मुस्कान उफ जान ले लेती है। शर्वाणी अपने सिर से पल्लू हटाकर उसे अपनी कमर में घुसाकर बोली, ओफो आज तो सोच रहे हैं कमरे की साफ सफाई कर लेते हैं, आप थोड़ी मदद कर देना। ग्रिन। शर्वाणी के इतना कहते ही विग्रह अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसके निकट आते हुए बोला, अच्छा बेटा, राज सर के मजे ले रही हो, रुको अभी बताते हैं आपको। फायर। शर्वाणी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और हंसते हुए पीछे हटने लगी और विग्रह उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसे पकड़ने लगा तभी वो भाग गई और किसी छोटे बच्चे की तरह पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगी और विग्रह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता जा रहा था। वो चाहता तो उसे एक पल में पकड़ सकता था, लेकिन जानबूझकर उसे भागने दे रहा था, क्योंकि इसी बहाने वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, खुश हो रही थी और यही तो विग्रह को चाहिए था। उस कमरे में अभी तक तो शर्वाणी की उदासी और आंसू दिखते थे, लेकिन आज उसी शर्वाणी की मुस्कान और हंसी सजी हुई थी। वो मुस्कुराती जा रही थी और विग्रह उसे खुश किए जा रहा था, उसकी हर एक मुस्कान की वजह बनता जा रहा था। और कुछ देर बाद ही शर्वाणी शर्म से पानी पानी होकर वहां से जाने लगी, तभी विग्रह ने उसका पल्लू पकड़ लिया। उफर शर्वाणी का दिल धक धक करने लगा और अंग अंग में इश्क का रंग घुलने लगा। वो शर्माए जा रही थी और विग्रह उसे पल्लू से खींचते हुए अपने निकट लाए जा रहा था। अपनी नशीली और जुनूनी निगाहों से अपनी राजा को देखते हुए उसे अपने निकट ले आया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बेहद आकर्षक तरीके से उसके कान में बोला, दिन प्रतिदिन हसीन बनती जा रही हो, पिछली बार जब आपको देखा था तब हॉट लग रही थी, लेकिन अब तो एस फायर। इससे आगे वो कुछ कहता तभी शर्वाणी उसकी तरफ मुड़ी और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर तेज तेज सांस लेते हुए बोली, समझ गई। विग्रह ने उसकी कोमल उंगली अपने मुंह में ले ली और अब जो हरकत करने लगा उससे शर्वाणी शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी और अपने पति के साथ हर हद पार करने के बाद उत्सुक उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तभी विग्रह ने उसकी उंगली काट दी और बोला, आज पूरी रात इसी तरह आपको काटूंगा। फायर। इतना कहते ही विग्रह ने उसके लंबे बालों को पीछे से पकड़कर खींचा तो शर्वाणी का चेहरा ऊपर उठा और विग्रह ने सीधा उसके गले में मुंह घुसा दिया। शर्वाणी के गले की स्किन चूमते हुए उस पर हावी होने लगा और उसे धकेलते हुए दीवार से भिड़ा दिया। अब तो राज सर बेकाबू हो गए और शर्वाणी के गले में मुंह घुसाकर उसे काटने और चूमने लगे। आंखें बंद करके शर्वाणी ने सुकून से दीवार से सिर टिका दिया और रह रहकर आहें भरती रही। धीरे धीरे उसके हाथ विग्रह के बालों में चलने लगे। विग्रह तो मानो भूखा शेर बन चुका था। अब सही भी था। अगर मानव भावनाओं की बात की जाए तो वो भी एक इंसान है, एक पुरुष है जिसका प्रेम विवाह हुआ है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, भले ही आत्मा से अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन कभी कभी उसका भी तन मचलता है अपनी पत्नी के साथ समागम करने हेतु, उसे प्रेम करने हेतु। और इन दोनों के बीच तो पिछले 3 महीने से बस महीने में 1-2 बार ही मिलन के संयोग बन रहे हैं, तो तड़प होगी ही। विग्रह पूरे जोश और जुनून से शर्वाणी के गले को चूमे जा रहा था और जब रुका तो अपनी नशीली निगाहों से अपनी पत्नी के हसीन रूप को देखकर तेज तेज सांस लेते हुए बोला, एक राज बताऊं। फायर। शर्वाणी मदहोशी में चूर होकर बोली,
हाँ हाँ, विग्रह उसके बेहद करीब आकर उसके रसीले होंठों पर अपने होंठ रगड़ते हुए जुनून से बोला। जब आपके कहा था कि आप हमसे प्यार नहीं करते तब हमने एक निर्णय लिया था कि हम आपको आपके घर से उठाकर ले जाएंगे और आपके साथ जबरदस्ती भागकर विवाह करेंगे। फायर। ये सुनते ही शर्वाणी उसके होठों की छुअन से मचलते हुए बोली। तो फिर ऐसा किया क्यों नहीं? फायर। विग्रह रुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब कर दूं, ले जाऊं भगा कर किसी दूसरे शहर, बोलो रहोगी हमारे साथ अकेली जहां परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। फायर। शर्वाणी उसकी आंखों में देखते हुए अपार प्रेम से बोली, कहा था ना आपके साथ तो रेगिस्तान में भी रह सकती हूँ, फिर ये दूसरा शहर कोई बड़ी बात नहीं। फायर। विग्रह घायल हो गया उसकी अदा देखकर और बात सुनकर। उसने अब सीधा उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों को असीम सुख मिलने लगा और कुछ देर बाद विग्रह उसके पल्लू को खींचकर उसके तन से अलग कर देता है, जिससे शर्वाणी का ढीला ब्लाउज देखकर वो और अधिक उत्तेजित होता है और सीधा उसके क्लीवेज में मुंह घुसा देता है। उफ़, शर्वाणी बेहद खूबसूरत तरीके से आह कहती है और खो जाती है अपने पति में। कुछ देर बाद शर्वाणी की साड़ी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उसका ब्लाउज बेड के एक कोने में पड़ा था और पेटीकोट सोफे पर पड़ा और शर्वाणी के अंडरगारमेंट्स भी इधर उधर पड़े थे। बेड पर सफेद चादर में लिपटे प्रेमी जोड़े एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और अचानक से शर्वाणी की चीख निकल पड़ी और विग्रह ने अपने होंठ भींचकर आंखें बंद कर ली। प्यार का दर्द और सुख एक साथ जो मिल रहा था। शर्वाणी की खूबसूरत आंखों के कोने से आंसू की बूंद बहने लगी और विग्रह का जोश तथा ताकत का परिचय देने लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे राज सर बेकाबू होते गए, प्यार का नशा उन पर चढ़ता गया और शर्वाणी की सिसकियां बढ़ती गई। विग्रह ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपनी ताकत उस पर निकालने लगा। शर्वाणी दर्द से जोर से आह करने लगी। तभी विग्रह ने उसके मुंह पर हाथ रखा और तेज तेज सांस लेते हुए बोला, आवाज नहीं, आपके मम्मी पापा यही है, ये हमारा बड़ा बेडरूम नहीं है जिससे आवाजें बाहर नहीं जाती। फायर। शर्वाणी ने अपने होंठ भींच लिए और पति का प्यार झेलने लगी। अगले दिन सुबह 8 बजे विग्रह अपने ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कमरे से बाहर आने लगा। हॉल में आते ही उसे उसकी राजा नजर आई, जो अपने पापा के पास उनके गले लगकर बैठी हुई थी। विक्रम जी अखबार पढ़ते जा रहे थे और उसको न्यूज बता रहे थे। ये प्यारा सा नजारा देखकर विग्रह के होठों पर मुस्कान आ गई और वो उनके पास बैठते हुए बोला, क्या क्या खबर छपी है? फायर। ये सुनते ही शर्वाणी झेप गई और तुरंत अपनी जगह से उठ गई। ये देखकर विग्रह मुस्कुराते हुए बोला, अरे बैठिए, आज हम दोनों एक साथ पापा के मुंह से न्यूज सुनते हैं। फायर। विक्रम जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ बैठिए बेटा। शर्वाणी चुपचाप अपने पापा के पास बैठ गई। विक्रम जी न्यूज पढ़ने लगे, लेकिन राज सर और राजा के नैन मटके चलने लगे। कल की रात हर बार से भी ज्यादा सुंदर और हसीन थी, जिसे याद कर दोनों ही सिहर रहे थे। विग्रह तो अपनी कातिल मुस्कान और जुनूनी निगाहों से शर्वाणी को देखे जा रहा था और वो नादान शर्म से लाल हुए जा रही थी। उफ़, इन दोनों का प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान यूं ही बढ़ता जा रहा था। 2 दिनों तक विग्रह शर्वाणी के साथ रहा और दोनों घर में ही रहे। दिन में दोनों अपने माता पिता के साथ समय बिताते और रात में एक दूसरे में खो जाते और एक दिन विग्रह को वापस अपने घर जाना पड़ा। इस बार भी शर्वाणी बेकाबू हुई और खूब रोई और विग्रह का जीव दुखने लगा, किंतु अब क्या ही कर सकते हैं। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक वैशाली की डिलीवरी नहीं हुई थी। जब दिन ऊपर चढ़ चुके थे, डॉक्टर ने कहा था कि अब कभी भी बच्चा जन्म ले सकता है। आज सुबह से वैशाली की तबीयत ठीक लग रही थी, इसलिए सुनैना जी और प्रार्थना जी सत्संग में चली गई, लेकिन अचानक से शहर का मौसम खराब हो गया और तूफानी बारिश आने लगी, जिससे वो दोनों वहीं अटक गई और दूसरी तरफ विवेक राज और प्रयागराज जी भी ऑफिस में अटक गए। सबको वैशाली की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो घर पर वीर के साथ अकेली थी। शाम हो गई और बारिश बढ़ने लगी, जिसे देखकर वैशाली घबराने लगी और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे बैठे वीर की देख बोली, हे भगवान, वीर आपके पापा कब आएंगे, हमें डर लग रहा है। वीर बाहर की ओर देखते हुए बोला, मम्मा बहुत तेज बारिश हो रही है, पापा को लेट होगा। वैशाली सामने दरवाजे को देखते हुए नीचे आने लगी और अब तभी हुआ कांड। वो एक सीढ़ी चूक गई और चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। ये देखकर वीर जोर से चीखा और अपनी माँ की तरफ भागा। वैशाली सीढ़ियों से नीचे आकर गिर गई और बुरी तरह से रोने लगी। वीर डर गया अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर और उसे उठाने लगा। तभी 2 नौकरानी भी आ गई, लेकिन कोई भी वैशाली के बढ़े वजन के कारण उसे उठा नहीं पा रही थी और वैशाली रोती जा रही थी। एक ने हॉस्पिटल कॉल करके एम्बुलेंस बुलवा ली थी। सबकी हालत खराब होने लगी। तभी बाहर लॉन में एक कार आकर रुकी, जिसमें से राज सर बाहर निकल आए और हमेशा की तरह अपने बालों में हाथ फेरते हुए महल के अंदर आने लगे। तभी हंगामे की आवाज सुनकर तेजी से आगे बढ़े तो अपनी भाभीसा को इस तरह जमीन पर तड़पते हुए देख दंग रह गए और जोर से बोले, बेवकूफों, इन्हें उठाया क्यों नहीं? पाउटिंग फायर। विग्रह को देखते ही वैशाली बुरी तरह से रोने लगी और उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी।
वैशाली सामने दरवाजे को देखते हुए नीचे आने लगी और अब तभी हुआ कांड। वो एक सीढ़ी चूक गई और चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। ये देखकर वीर जोर से चीखा और अपनी मां की तरफ भागा। वैशाली सीढ़ियों से नीचे आकर गिर गई और बुरी तरह से रोने लगी। वीर डर गया अपनी मां की ऐसी हालत देखकर और उसे उठाने लगा। तभी दो नौकरानी भी आ गई, लेकिन कोई भी वैशाली के बढ़े वजन के कारण उसे उठा नहीं पा रही थी और वैशाली रोती जा रही थी। एक ने हॉस्पिटल कॉल करके एम्बुलेंस बुलवा ली थी। सबकी हालत खराब होने लगी। तभी बाहर लॉन में एक कार आकर रुकी, जिसमें से राज सर बाहर निकल आए और हमेशा की तरह अपने बालों में हाथ फेरते हुए महल के अंदर आने लगे। तभी हंगामे की आवाज सुनकर तेजी से आगे बढ़े तो अपनी भाभी सा को इस तरह जमीन पर तड़पते हुए देख दंग रह गए और जोर से बोले, बेवकूफों, इन्हें उठाया क्यों नहीं? पाउटिंग फायर। विग्रह को देखते ही वैशाली बुरी तरह से रोने लगी और उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी। ये देखकर विक्रम को बहुत बुरा लगा। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे कि उसकी मर्यादा है, उसने अपनी भाभी को कभी ध्यान से देखा भी नहीं है तो छूना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन संकट की स्थिति में सबको आगे आना ही पड़ता है। इसलिए विग्रह ने एक बार अपने भगवान से माफी मांगी और फिर अपनी भाभी को अपनी माँ और बहन की दृष्टि से देखते हुए उसे उठाने लगा। हालांकि वह उसे गोद में उठा सकता था, लेकिन यह मर्यादा से कुछ ज्यादा ही बाहर हो जाता। वह गोद में तो सिर्फ अपनी पत्नी को ही उठा सकता है। इसलिए विग्रह ने बड़ी मुश्किल से वैशाली को खड़ा कर दिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब वह सहन कर रही थी। चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि पास में देवरा खड़ा था। अच्छा नहीं लगता इस तरह चिल्लाते हुए, इसलिए उसने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और विग्रह की मदद से आगे बढ़ने लगी। विग्रह उसे लेकर बाहर चला गया और उसे गाड़ी में बैठा दिया। वीर भी साथ आना चाहता था, लेकिन विक्रम ने उसे डांट कर रोक दिया। अभी के लिए अस्पताल केवल विग्रह और वैशाली ही गए। वैशाली कार की बैक सीट पर बैठी थी। उसके पास नौकरानी थी जो उसे संभाल रही थी और विग्रह आगे ड्राइविंग कर रहा था। सड़कों पर सब जगह पानी भरा हुआ था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि विग्रह की गाड़ी सबसे अलग है, वह बारिश के पानी में भी आसानी से चल रही थी और आधे घंटे के अंदर अंदर वे लोग अस्पताल पहुंच गए। वैशाली को तुरंत एडमिट किया गया और डॉक्टर ने विग्रह से कह दिया कि डिलीवरी का समय हो गया है। ये सुनकर विग्रह हैरानी से बोला, लेकिन अभी हमारे बड़े भाई, हमारा मतलब है कि उनके पति यहाँ नहीं है, एक बार उन्हें आ जाने दीजिए। डॉक्टर, नहीं मिस्टर सूर्यवंशी, हमें डिलीवरी तुरंत करनी होगी क्योंकि वाटर ब्रेकेज हो गया है। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी नजर झुका ली और चिंतित होकर बोला, ठीक है तो आप डिलीवरी प्रोसेस शुरू कीजिए। कोई भी फॉर्मेलिटी है तो हमें बता दीजिए, हम करने के लिए तैयार है। डॉक्टर ने कहा, हम नर्स को भेज देंगे, वो आपको सब कुछ समझा देगी, तब तक हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। डॉक्टर के जाते ही विग्रह ने तुरंत विवेक को कॉल किया। रास्ते में भी किया था, लेकिन लो नेटवर्क की वजह से नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसका कॉल लग गया और विवेक चिंतित होकर बोला, क्या हुआ छोटे, हम आपको कब से कॉल कर रहे थे, सब ठीक तो है? विग्रह, भाई सा कुछ भी ठीक नहीं है, भाभी सा को अस्पताल में एडमिट किया है, वे सीढ़ियों से गिर गई थी। डॉक्टर ने तुरंत डिलीवरी के लिए कहा है, हो सके तो आप तुरंत अस्पताल आ जाए। विवेक तुरंत अपनी चेयर से उठा और घबराते हुए बोला, ये कैसे हुआ है भगवान, हमें आज घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। सुबह से हमें लग रहा था कुछ गड़बड़ होने वाली है। वैशाली ठीक तो है ना? विग्रह, भाभी सा ठीक है, लेकिन उन्हें दर्द हो रहा है। विवेक, छोटे हम क्या करें, हम नहीं आ सकते। कंपनी के बाहर सड़कों पर 5-5 फीट पानी चल रहा है। विश्वास नहीं होता कि हम एक शहर में रहते हैं, इतना पानी भरा हुआ है, आपको क्या बताएं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं आने की। विग्रह, आप चाहे तो आ सकते हैं क्योंकि हम कंपनी के बगल वाले सिटी हॉस्पिटल में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, 2-3 किलोमीटर ही दूर है। आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर आपकी जरूरत है, हम वो सब नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। फायर। विवेक चिंतित होने लगा। उसने कॉल कट किया और कुछ भी सोचने लगा कि उसे कैसे भी करके अपनी पत्नी के पास पहुंचना है। वही वैशाली की डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी क्योंकि वैशाली की उम्र भी थोड़ी बड़ी थी और 9 महीने तक उसे काफी दिक्कतें हुई थी और सबसे बड़ा कारण ये था कि बच्चा कुछ ज्यादा ही हेल्दी था, इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी। इसलिए डॉक्टर ने विग्रह से कहा, देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या आप हमें ऑपरेशन की परमिशन देंगे? विग्रह, माफ कीजिए डॉक्टर, हम ऐसा कोई हक नहीं रखते हैं, हम उनके देवर लगते हैं, ये सब निर्णय लेने का हक हमारे बड़े भाई को है, उनके पति को है, आप एक बार उनसे कॉल पर बात कर लीजिए। विग्रह ने विवेक की डॉक्टर से बात करवा दी और विवेक ने डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए हाँ कह दिया। वैशाली को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब उसके चिल्लाने की और रोने की आवाज नहीं आ रही थी, उसका ऑपरेशन चल रहा था। वही बाहर लॉबी में विग्रह इधर उधर टहल रहा था, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो अपने जीवन में ये सब पहली बार देख रहा था क्योंकि जब वीर का जन्म हुआ था तब विग्रह IIT बॉम्बे में था और अब जब उसकी भाभी की दोबारा डिलीवरी हो रही है और उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो विग्रह तो उनके साथ है, लेकिन बड़ा भाई और माँ नहीं है, जिस वजह से विग्रह को थोड़ा अजीब लग रहा था। बार बार उसे
अपनी पत्नी की याद आ रही थी कि एक बार उससे बात कर ले तो बेचैनी दूर हो जाएगी, लेकिन अभी रात का समय था तो शायद वो जल्दी पढ़ाई करके सो गई होगी। उसकी नींद खराब करना भी अच्छा नहीं है। लेकिन असलियत में बात कुछ और थी। इस समय शर्वानी सो नहीं रही थी, वो भी हॉस्पिटल में थी, लेकिन जयपुर के अपनी मां के साथ, और अपने घुटने पर ड्रेसिंग करवा रही थी। दरअसल वह कोचिंग की बिल्डिंग की सीढ़ियां पर बुरी तरह से गिर गई थी और उसके घुटने में बहुत चोट आई थी। खून भी आ रहा था और कोई नुकीली चीज उसे चुभ गई थी, जिस वजह से उसे टांके लेने पड़े थे। इस समय उसे बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर उसके घुटने पर टांके ले रहे थे। उसे इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल और दिमाग में विग्रह का नाम गूंज रहा था। उसके पास जाने की इच्छा हो रही थी, उसकी गले लगकर अपने दर्द को कम करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है। दीपिका जी उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी, दुखी होकर अपनी बच्ची को देख रही थी, जिसे न जाने कितने संघर्ष करने पड़ रहे हैं अपने जीवन में शांति लाने के लिए। अब देखो ना, बैठे बैठे ही फालतू में चोट लग गई, अब वह कहीं आ जा नहीं सकती। डॉक्टर ने उसको कोचिंग जाने से भी मना किया है, पूरे 10 दिन तक घर पर आराम करने के लिए कहा है। जब शर्वानी की अच्छे से ड्रेसिंग हो गई तब वह बोली, मम्मी फोन दे दीजिए, एक बार उन्हें बता देते हैं कि हमें लगी है। दीपिका जी तुरंत बोली, नहीं बेटा, जमाईसा को बताने की जरूरत नहीं है, वरना वे परेशान हो जाएंगे और इतनी रात को दौड़े चले आएंगे जयपुर। थोड़ा उनके बारे में भी सोचिए बेटा, उन्हें आराम करने दीजिए। वे बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं वहां पर भी, और हर महीने यहाँ आना जाना रहता है उनका, और अभी थोड़े दिन पहले फिर से आकर गए थे, तो सोचिए जरा उनके बारे में। शर्वानी आपकी बात सही है मम्मी, लेकिन हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। उन्होंने हमें मना किया है, फिर फालतू में हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी। दीपिका जी हम आपकी बात समझ रहे हैं बेटा, लेकिन एक बार आप ठीक हो जाए, 10 दिन की बात है, उसके बाद उन्हें बता देना। वैसे भी 10 दिनों बाद वे आएंगे ही आपसे मिलने। शर्वानी ऐसा करते हैं, आज रहने देते, क्योंकि रात हो गई, लेकिन कल हम उन्हें बता देंगे। वहीं अस्पताल में वैशाली की डिलीवरी अच्छे से हो गई थी और एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज विग्रह के कानों में आई, जिसे सुनते उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, और वह एकटक उसे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखे जा रहा था कि कब डॉक्टर बाहर आएंगे और उसे गुड न्यूज देंगे। ऐसा हुआ अभी लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर अपनी गोद में एक नन्हा सा बच्चा लेकर बाहर आए, जिसके चेहरे को देखते ही विग्रह के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और डॉक्टर बोली, बधाई हो बेटा, हुआ है। ये सुनते विग्रह हैरान रह गया, क्योंकि उसने सोचा था कि इस बार बेटी हुई होगी। पूरे परिवार को कन्या का इंतजार था, लेकिन इस बार भी बेटा हुआ है, यानी कि वीर के छोटा भाई आया है विवेक, और वैशाली को एक और बेटा हुआ है। विग्रह ने ये सब सोचा, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार से बोला, ही लिटिल चैम्प, वेलकम टू सूर्यवंशी फैमिली। हमसे मिलो, हम है विग्रहराज सूर्यवंशी, आपके चाचू। फायर। नन्हा सा बच्चा, जिसे इस दुनिया में आए हुए बड़ी मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था, अपने चाचा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ओफ, ये देखकर तो राज सर की मुस्कान और बड़ी हो गई, और वे उस बच्चे की ललाट चूमते हुए प्यार से बोले, आपको पता है, हम आपको इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान से मिलवाएंगे, जिससे आपको भी प्यार हो जाएगा। अभी वो इस शहर में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम सबके साथ रहने आ जाएगी और पूरे दिन आपके साथ रहेगी। अरे बेटा, हम आपकी चाची की बात कर रहे हैं, वो तो यार एक अलग ही लड़की है, हमारी जान है। फायर। विग्रह ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, और कुछ देर बाद बच्चा जब रोने लगा और वैशाली को होश भी आ गया था, तो बच्चे को उसके पास ले जाया गया। विग्रह वहीं बाहर खड़ा रहा अपने परिवार वालों के इंतजार में, और कुछ ही देर में विवेक राज, प्रयागराज जी, प्रार्थना जी और सुनैना जी वहां पहुंच गए। विवेक तो चिंतित होकर बोला, छोटे क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? वैशाली तो ठीक है, और हमारा बच्चा? बाकी सब भी पूछने लगी, और विग्रह मुस्कुराते हुए बोला, सब कुछ ठीक है भाभी सा, और बेबी भी, और हम सब के लिए खुशखबरी है, सूर्यवंशी परिवार का एक और सदस्य आ गया है। जी हाँ, वीर को छोटा भाई हुआ है, छोटा सा राजकुमार आया है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। दादी सा को तो बहुत बुरा लगा, वही प्रार्थना की भी उदास हो गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बार उनके घर में कन्या अवश्य आएगी, लेकिन इस बार भी एक लड़के का जन्म हुआ। सबके उतरे हुए चेहरे देखकर विग्रह हैरानी से बोला, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें खुश होना चाहिए, बेटा हो या बेटी को फर्क नहीं पड़ता। भाभी के सामने ऐसा चेहरा उतार मत जाना, उनकी ऑलरेडी तबीयत खराब है, उनको बुरा लगेगा। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, आप सही कह रहे हैं छोटे, जो भी हो, हमारा तो बच्चा इस दुनिया में आया है, तो हम तो बहुत खुश है। कहाँ है वो दोनों? विग्रह ने उसे कमरे की ओर इशारा किया, तो विवेक अंदर चला गया और अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन प्रयागराज जी, सुनैना जी और प्रार्थना जी के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। उन्हें इस बात की शांति थी कि उनका पोता और बहू सही सलामत है, लेकिन उन्हें एक बेटी चाहिए थी, एक कन्या के शुभ कदम चाहिए थे अपने परिवार में, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। ना जाने किसकी बद्दुआ लगी है कि कन्या का जन्म नहीं हो पा रहा उनके परिवार में। अब तो उन तीनों की आखिरी उम्मीद विग्रह और शर्वानी ही थे कि इन दोनों के एक बेटी का जन्म हो जाए, लेकिन देखते हैं भविष्य में क्या होता है।
सबके चेहरे उतर गए। दादीसा को तो बहुत बुरा लगा, वही प्रार्थना की भी उदास हो गई क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बार उनके घर में कन्या अवश्य आएगी, लेकिन इस बार भी एक लड़के का जन्म हुआ। सबके उतरे हुए चेहरे देखकर विग्रह हैरानी से बोला, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें खुश होना चाहिए, बेटा हो या बेटी को फर्क नहीं पड़ता। भाभी के सामने ऐसा चेहरा उतार मत जाना, उनकी ऑलरेडी तबीयत खराब है, उनको बुरा लगेगा। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, आप सही कह रहे हैं छोटे। जो भी हो, हमारा तो बच्चा इस दुनिया में आया है तो हम तो बहुत खुश है। कहाँ है वो दोनों? विग्रह ने उसे कमरे की ओर इशारा किया तो विवेक अंदर चला गया और अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन प्रयागराज जी, सुनैना जी और प्रार्थना जी के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। उन्हें इस बात की शांति थी कि उनका पोता और बहू सही सलामत है, लेकिन उन्हें एक बेटी चाहिए थी, एक कन्या के शुभ कदम चाहिए थे अपने परिवार में, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। ना जाने किसकी बद्दुआ लगी है कि कन्या का जन्म नहीं हो पा रहा उनके परिवार में। अब तो उन तीनों की आखिरी उम्मीद विग्रह और शर्वाणी ही थे कि इन दोनों के एक बेटी का जन्म हो जाए, लेकिन देखते हैं भविष्य में क्या होता है। सबके उतरे हुए चेहरे देखकर विग्रह नाराजगी से बोला, ये सब क्या है? आपको समझ नहीं आ रहा क्या? घर में नन्हा सदस्य आया है, भले ही लड़का हो तो क्या हुआ है, तो हमारा अपना खून और आगे जाकर हमारे वंश का नाम ही बढ़ाएगा। तो क्यों ये उतरे हुए चेहरे हैं आपके? और दादी सा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? आपका परपोता आया है, मुस्कुरा दीजिए। फायर। दादी सा वही बेंच पर बैठते हुए बोली, क्या खाक मुस्कुराएं हम? अरे दिमाग खराब हो गया है हमारा। डॉट डॉट। ना हमारे ससुर जी को बेटी थी, ना हमारे बेटी हुई, ना आपकी माँ की बेटी हुई और ना ही आपकी भाभी की बेटी हुई। अब आप ही बताएं हम क्या करें? क्यों हमारे खानदान में कन्याओं का जन्म नहीं हो रहा है? क्या हम सब इतने पापी है कि ईश्वर हमें एक कन्या नहीं दे रहे? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। वीर 11 साल का हो गया है, आज तक अपनी मासी की बेटी से राखी बंधवाता है क्योंकि उसकी कोई बहन ही नहीं है। आप और कुंवर विवेक की कलाई तो सुनी ही रहती है हर राखी पर, जैसे आपके पिताजी की और हमारे पति की रहती थी। और अब जो ये नन्हा सदस्य आया है, इसे तो इसकी मासी की बेटी राखी बांध देगी, लेकिन शर्वाणी के बच्चे का क्या? पेंसिव फेस। विग्रह हैरानी से बोला, शर्वाणी का बच्चा? फायर। प्रयागराज जी कॉल पर बात करने वहां से चले गए और तभी सुनैना जी बोली, हाँ शर्वाणी और आपका बच्चा। जब शर्वाणी का बच्चा आएगा और जैसा कि दिख रहा है कि उनके भी बेटा ही होगा, तो बताए वो नन्हा सा बच्चा किससे राखी बंधवाता फिरेगा? क्योंकि शर्वाणी के खानदान में भी केवल वो ही एक कन्या है और बाकी किसी की कन्याएं नहीं है, तो कौन राखी बांधेगा? विग्रह हैरानी से बोला, सबसे पहली बात, अरे वो खुद एक बच्चा है, उसके बारे में क्या सोच रही हो आप? दूसरी बात ये कि आप इतनी दूर का क्यों सोच रही है? जब कन्या का जन्म होना लिखा होगा तब हो जाएगी, आप बस खुशियां मनाइए। फायर। कुछ देर बाद पूरा परिवार अपने पोते को देखने कमरे में आए और जब बच्चे की शक्ल देखी तब सबका चेहरा खिल उठा और जी भर के सब बच्चे को प्यार करने लगे। बच्चा अपने चाचू और पापा दोनों की तरह दिख रहा था और बड़ा ही क्यूट था। अगले दिन सुबह 8 बजे हॉल में बैठी शर्वाणी का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर विग्रह का नाम देख उसने तुरंत कहा, इन्हें सच बता देती हूँ वरना। शर्वाणी ने कॉल अटेंड किया और कुछ कहने लगी, तभी विग्रह खुशी से बोला, बधाई हो चाची सा, एक बार फिर से चाची सा बनने की। फायर। ये सुनते ही शर्वाणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच में लड़का हुआ है या लड़की? स्माइलिंग फेस। विग्रह, लड़का हुआ है, बहुत प्यारा है। फायर। शर्वाणी खुशी से चहक उठी और बोली, आपको भी बधाई हो हैंडसम चाचू सा। वैसे जीजी की तबीयत ठीक है? विग्रह, हाँ सब ठीक है, अब बस आप आज रात तक घर आ जाओ भाभी सा और बच्चे से मिलने। फायर। ये सुनते ही शर्वाणी उदासी से अपने मन में बोली, ये कितने खुश है, ऐसे में इन्हें अपनी चोट के बारे में बताया तो दुखी हो जाएंगे, लगता है झूठ बोलना पड़ेगा। शर्वाणी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफ कीजिएगा राज सर, किंतु हम अभी कुछ दिनों तक नहीं आ सकते, हमें पढ़ाई करनी है, टेस्ट शुरू हो गए हैं तो। विग्रह बेचैन होकर बोला, ऐसा मत कहिए शर्वाणी, हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं आपका। बस 1-2 दिन के लिए आ जाओ, साथ में रह भी लेंगे और भाभी सा और बच्चे से मिलना भी हो जाएगा। फायर। शर्वाणी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अभी मासिक धर्म में भी हैं तो आने जाने में दिक्कत होती है, आप तो जानते ही है। विग्रह ने अपने फोन को कसकर पकड़ा और बोला, फ्लाइट में आना है यार, आ सकती हो? ऐसा है तो हम लेने आ जाते हैं, लेकिन बस आ जाओ हमारे पास। फायर। शर्वाणी, अरे आप समझते क्यों नहीं है, पहला दिन है यार, नहीं कर सकती ट्रैवल। फिक्स 10 दिन बाद आऊंगी। विग्रह, कुछ गड़बड़ की है ना? सच सच बताना, क्या छुपा रही हो, वरना अभी की अभी जयपुर आ रहा हूँ। फायर। शर्वाणी झेप गई और तुरंत बोली, हे भगवान, पीरियड में हूँ और बहुत ब्लीडिंग हो रही है, पेट दर्द कर रहा है, इसलिए नहीं आ सकती। विग्रह ने गहरी सांस ली और प्यार से बोला, जीरे को उबालकर उसका पानी पियो और बाम पेट पर लगाकर थोड़ी देर सो जाओ, शाम को कॉल करूंगा। आई लव योर शर्वाणी। फायर।
शर्वाणी भावुक हो गई और बोली, आई लव यू राज सर। विग्रह ने कॉल कट किया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, अभी बताता हूँ कि कितना पेट दर्द और ब्लीडिंग हो रही है आपको। फायर। आधे घंटे बाद सबने बच्चे को गोद में लिया था लेकिन अभी तक दादी सा ने नहीं। इसलिए वैशाली अपनी सासू माँ को देखते हुए बोली, दादी सा ने एक बार भी हमारे बच्चे को गोद में नहीं लिया है। अब आप हमसे कुछ मत कहना कि हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। हमारे बेटा हुआ है, इस बात से हम खुश है तो उन्हें क्या दिक्कत है। वैशाली के इतना कहते ही रूम के अंदर आती हुई दादी सा बोली, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था लड़का, हमें एक लड़की चाहिए थी, जो भी आपसे नहीं हुआ और अब दादागिरी दिखा रही हो। वैशाली अपनी मुट्ठी भींच कर बोली, दया आती है आपको हमारे ऊपर या नहीं? ऑपरेशन हुआ है और आप लड़ाई करने आए हैं। अरे पहले ही सब कुछ खराब कर दिया हमने आपकी बात सुनकर, तो अब देखो क्या बचा है। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चेदानी कमजोर हो गई है तो ध्यान रखे। सुनैना जी और जोर से बोली, हमारा इकलौता बेटा भी ऑपरेशन से हुआ था लेकिन हमने कभी आपकी तरह व्यवहार नहीं किया था। एक तो इच्छा पूरी नहीं कर पाए और अब लड़ाई कर रही हो। वैशाली ने गुस्से से अपनी नजरें झुकाकर खड़ी सासू माँ की तरफ देखा और कहा, आप पहले भी चुप थी और आज भी चुप हैं, लेकिन ये सब हमारी शर्वाणी के साथ मत करना, उसे उसका हक लेने देना और ईश्वर करे आप दोनों की सच्चाई देवरसा के सामने आ जाए। प्रार्थना जी कुछ नहीं बोली लेकिन दादी सा गुरूर से बोली, हमारी शर्वाणी के तो अब जल्दी ही एक कन्या का जन्म होगा और वो बनेगी सूर्यवंशी खानदान की इकलौती राजकुमारी। आप अब अपने बच्चे पर ध्यान केंद्रित कर दे, क्योंकि हमारा पोता हमारे अनुसार ही चलता है जैसे विवेक राज चले थे। वैशाली ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वहीं रूम के दरवाजे के बाहर खड़े विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और हैरान रह गया सारी बातें सुनकर। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब चल रहा है उसके घर में उसकी पीठ पीछे। वैशाली ने गुस्से से अपनी नजरें झुकाकर खड़ी सासू माँ की तरफ देखा और कहा, आप पहले भी चुप थी और आज भी चुप हैं, लेकिन ये सब हमारी शर्वाणी के साथ मत करना, उसे उसका हक लेने देना और ईश्वर करे आप दोनों की सच्चाई देवरसा के सामने आ जाए। प्रार्थना जी कुछ नहीं बोली लेकिन दादी सा गुरूर से बोली, हमारी शर्वाणी के तो अब जल्दी ही एक कन्या का जन्म होगा और वो बनेगी सूर्यवंशी खानदान की इकलौती राजकुमारी। आप अब अपने बच्चे पर ध्यान केंद्रित कर दे, क्योंकि हमारा पोता हमारे अनुसार ही चलता है जैसे विवेक राज चले थे। वैशाली ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वहीं रूम के दरवाजे के बाहर खड़े विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और हैरान रह गया सारी बातें सुनकर। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब चल रहा है उसके घर में उसकी पीठ पीछे। लेकिन विग्रह ने अपने चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आने दिए, वो एकदम सामान्य दिख रहा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे को खटखटाया, जिसकी आवाज सुनते ही दादीसा ने तुरंत रूम का दरवाजा खोला तो सामने खड़े विग्रह को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ पर आइए बेटा। स्माइल। न जाने क्यों आज अपनी दादीसा को देखकर विग्रह को गुस्सा आ रहा था। आज से पहले कभी नहीं आया लेकिन आज आ रहा था। लेकिन उसने उनसे कुछ नहीं कहा, बस इतना सा कहा, हम बस ये कहने आए थे कि शर्वाणी कुछ दिनों बाद आएगी, अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं। और दूसरी बात, हम आप दोनों से ये कहना चाहते हैं कि भाभीसा को किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके इन्हें खुशियां देनी है, क्योंकि इन्होंने हमारे घर में खुशियां लाई है। और यह जो हमारे नन्हे सूर्यवंशी आए हैं, इन्हें तो इतना प्यार देना है जिसकी कोई सीमा ना हो। फायर। वैशाली भावुक हो गई और विग्रह वहां से चला गया। विग्रह का व्यवहार आज दादीसा को कुछ अलग लगा। वो उनसे नजरें नहीं मिल रहा था। ये देखकर उन्हें घबराहट होने लगी कि कहीं विग्रह ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। वह चिंतित हुए जा रही थी, तभी बेड पर बैठी वैशाली बोली, सुन लिया आपने देवरसा ने क्या कहा है? अब सोच लीजिए दादीसा, हमारे साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन देवरसा की पत्नी के साथ कुछ भी मत करना। अपने उसूल, अपने नियम कायदे और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वे उस बच्ची के ऊपर मत थोपना। देवरसा नहीं सहन करेंगे, वे बोल जाएंगे। जब एक लड़का अपनी भाभी के लिए भी बोल सकता है तो सोचिए अपनी पत्नी के लिए वह क्या क्या करेगा। और मासा, आप, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप चुप रहती हैं, जो कि हमें पसंद नहीं। प्रार्थना जी ने गहरी सांस ली और अपनी गोद में अपने नन्हे से पोते को प्यार से देखने लगी। वहीं दादीसा गुस्से से वैशाली को घूरने लगी तो उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। इसी तरह दिन बीतने लगे और विग्रह शर्वाणी के बीच सामान्य रूप से बात भी हो रही थी, लेकिन शर्वाणी उसे सच नहीं बता रही थी। लेकिन विग्रह भी पूरी कोशिश कर रहा था जानने की। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका संदेह पक्का था, लेकिन शर्वाणी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। शर्वाणी को चोट लगे पूरे 15 दिन हो गए और आज उसके स्ट्रेचेस खुल रहे थे। उसे दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। हॉस्पिटल का सारा काम निपटा कर दोनों माँ बेटी घर लौट आए और रात की फ्लाइट से घर जाने की तैयारी में जुट गई। दीपिका जी बैग पैक कर रही थी। वहीं शर्वाणी बाथरूम से बाहर आते हुए घबराते हुए बोली, अरे मम्मी, ये निशान तो गया ही नहीं, अब क्या होगा? दीपिका जी, दर्द तो नहीं हो रहा ना? फिर क्या दिक्कत है? और निशान को जाने में समय लगता है। शर्वाणी, अरे मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है क्या? उन्होंने देख लिया तो? ये सुनते ही दीपिका जी बोली,
अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब एक माँ होकर आपको गलत सलाह नहीं दे सकती, लेकिन आपको उनसे सच छुपाना है तो एक ही तरीका है कि कल एक दिन ही वहाँ रुकना है, तो जमाईसा को अपने पास मत आने देना, हमारा मतलब समझ रही हो ना। फिर थोड़े दिनों बाद जब वे आपसे मिलने यहाँ आएंगे तब तक निशान चला जाएगा। शर्वानी गहराई से सोचने लगी, परेशान होने लगी और रात के 7 बजे की फ्लाइट में बैठकर निकल गई। एयरपोर्ट पहुंचकर वो अपना हैंडबैग लेकर आगे बढ़ती जा रही थी और जब बाहर आई तो सामने का दृश्य देखकर अपनी जगह पर रुक गई। उसके रसीले होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और गालों की लालिमा बढ़ गई। राज सर कार से टिककर खड़े मुस्काते हुए उसे ही देख रहे थे। तेज हवा चलने के कारण उनके रेशमी बाल लहराते हो उनकी आंखों पर आ रहे थे। उफ़, बड़े हॉट और हैंडसम लग रहे थे। उन्हें देखते ही शर्वानी का रोम रोम खिल उठा और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। विग्रह हसीन प्रेम और शिद्दत से उसे देखे जा रहा था और जैसे ही शर्वानी उसके पास आकर खड़ी हुई तो उसने तुरंत उसके चेहरे को थाम लिया और शिद्दत से बोला, ए राजा, कैसी हो? फायर। शर्वानी उसकी छून पाते हुए सुकून से बोली, बस अब अच्छा महसूस कर रही हूँ ओजे, अपने सुकून के पास जो पहुंच गई हूँ। स्माइलिंग फेस। विग्रह मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाकर खुद उसके बगल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वहां से निकल गए। रास्ते में विग्रह एक हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहा था और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था और वो शर्म से लाल हुए जा रही थी। विग्रह उसके लाल गाल देखते हुए बेताबी से बोला, बस एक दिन के लिए आए हो न तो आज पूरी कसर निकालूंगा पिछले पूरे महीने की। फायर। शर्वानी शर्म से लाल होकर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराने लगी और उसकी अदाएं देखकर राज सर बेताब होने लगे। तभी शर्वानी को याद आया और वो अपने मन में बोली, अरे शर्वानी, ये क्या कर रही है यार, ऐसे अदाएं दिखाकर क्यों इन्हें बेकाबू और उत्तेजित कर रही है? तुम्हें पता है ना आज की रात इनको पास नहीं आने देना है वरना इन्हें चोट के निशान दिख जाएंगे। लेकिन इन्हें कैसे रोकूंगी, ये तो भूखे शेर बनकर बैठे हैं हमें खाने को बेताब। शर्वानी की चुप्पी देखकर राज सर बेहद आकर्षक तरीके से बोले, हे शर्वानी, क्या सोच रही हो? फायर। शर्वानी, बस बच्चे के बारे में। विग्रह, बच्चा करना है तो आज काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी हमें, तभी आप प्रेग्नेंट हो पाएगी। फायर। ये सुनते ही शर्वानी झेप गई और बोली, हाँ, हम जीजी के बच्चे की बात कर रहे हैं, आप भी ना। विग्रह खिलखिलाकर हंस दिया और बोला, जानता हूँ मजाक कर रहा था, हमारे बच्चे होने में तो अभी 4-5 साल आराम से लगेंगे। फायर। शर्वानी मुस्कुराकर अपने पति को देखने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों सूर्यवंशी सदन पहुंच गए जहां छोटी बिंदनी का बड़े प्यार से स्वागत हुआ और वो सीधा वैशाली और नन्हे बेबी से मिलने चली गई। शर्वानी को देखते ही वैशाली अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाए और उसके गले लगकर रोने लगी। शर्वानी उसे प्यार से संभालती हुए बोली, आपने एक और खुशी दे दी पूरे परिवार को। अब आपको हिम्मत रखनी होगी और इस गुड्डे का ध्यान रखना होगा जब तक इसकी चाची हमेशा के लिए इसके पास नहीं आ जाती। बाद में तो आपका ये गुड्डा पूरे दिन हमारे पास रहेगा। थ्रोइंग किसेस। इतना कहकर शर्वानी बच्चे को गोद में लेती है तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है। हाय, शर्वानी का तो दिल आ गया उस पर। काफी देर वो वैशाली के पास बैठी रही और रात के 10 बजे भोजन हो जाने के बाद वो डाइनिंग चेयर पर बैठी दादीसा को दूध का गिलास दे रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया और उसने देखा तो विग्रह ने लिखा, एक और सुहागरात की सेज सजा ली है, बस आपके आने की देरी है, कम फास्ट, आई एम वेटिंग। फायर। शर्वानी के दिल की धड़कनें बढ़ गई, खुशी छाने लगी। तभी उसे याद आया कि वो आज ये सब नहीं कर सकती, लेकिन पति के पास तो जाना ही पड़ेगा और कोई बहाना बनाना होगा। हिम्मत करते हुए शर्वानी ऊपर आए और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। तभी उसके ऊपर फूलों की वर्षा हुई जिसे देखकर वो मुस्कुरा दी। पूरा कमरा सजा हुआ था लाल और सफेद रंग के फूलों से। शर्वानी आगे बढ़ने लगी तभी रूम का दरवाजा बंद हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही शर्वानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके गोरे से पेट की छोटी सी नाभि को बेहद आकर्षक तरीके से चूमा गया। उफ। शर्वानी ने अपने होंठ भींच लिए। रात के 10 बजे भोजन हो जाने के बाद वो डाइनिंग चेयर पर बैठी दादीसा को दूध का गिलास दे रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया और उसने देखा तो विग्रह ने लिखा, एक और सुहागरात की सेज सजा ली है, बस आपके आने की देरी है, कम फास्ट, आई एम वेटिंग। फायर। शर्वानी के दिल की धड़कनें बढ़ गई, खुशी छाने लगी। तभी उसे याद आया कि वो आज ये सब नहीं कर सकती, लेकिन पति के पास तो जाना ही पड़ेगा और कोई बहाना बनाना होगा। हिम्मत करते हुए शर्वानी ऊपर आए और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। तभी उसके ऊपर फूलों की वर्षा हुई जिसे देखकर वो मुस्कुरा दी। पूरा कमरा सजा हुआ था लाल और सफेद रंग के फूलों से। शर्वानी आगे बढ़ने लगी तभी रूम का दरवाजा बंद हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही शर्वानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी 2/18 11%। रीडर अंडरस्को कंटेंट अंडरस्को पेज। उसके गोरे से पेट की छोटी सी नाभि को बेहद आकर्षक तरीके से चूमा गया। उफ। शर्वानी ने अपने होंठ भींच लिए।
विग्रह राज उसके आगे घुटनों के बल बैठकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लेते हैं और उसके पल्लू को थोड़ा सा हटाकर उसकी छोटी सी नाभि को चूमते हुए नशे में चूर होकर बोले, आह राजा, आई wanna डू समथिंग वेरी स्पेशल एंड यूनिक विद यू। फायर। ये सुनते ही शर्वाणी का अंग अंग कांपने लगा और वो तुरंत विग्रह से दूर होकर वहां से जाने लगी। तभी विग्रह खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर सीधा अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके गले की स्किन पर अपने होंठ रगड़ते हुए मदहोशी से कहता, अब हमारी राजा एक जवान लड़की बन गई है। अब हमें हमारी राजा के साथ मर्यादित रिश्ते बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें हमारी राजा के साथ वो सब करना चाहिए जो एक पति पत्नी अपने प्रेम संबंध बनाने के दौरान करते हैं। बेड पर देखिए शर्वाणी, हम आज की रात के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। फायर। शर्वाणी का पूरा शरीर कांप रहा था। सिर्फ वही जानती है कि उसके तन बदन में कैसी हरकतें हो रही थी, कितनी मचल रही थी, वह कितनी बहक रही थी। वह अपने पति के स्पर्श मात्र से भी और ऊपर से उसकी ऐसी बातें सुनकर तो वह शर्म से लाल हुए जा रही थी। उसका भी मन हो रहा था कि अपने पति के साथ वो सब कुछ करे जिसका इंतजार वह दोनों एक एक महीने तक करते रहते हैं। शर्वाणी ने बैग की तरफ नहीं देखा तो विग्रह ने उसके चेहरे को पकड़ लिया, बैग की तरफ घुमाया और जुनून से बोला, देखिए बेड पर क्या रखा है हमने आज की रात के लिए। फायर। अपनी नजर उठाकर शर्वाणी ने जब बेड पर रखे सामान को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई और वो अपनी नजरें झुकाकर बोली, हाँ हमें बहुत नींद आ रही है राज सर। विग्रह उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर उसके बेहद करीब आकर बोला, कोई बात नहीं राजा, हम आपकी नींद उड़ा देंगे, बस एक बार हाँ कह दीजिए ताकि हम आगे बढ़े आपके साथ। देखिए ना आपके राज सर को कैसे सुख पड़ गए हैं। आपके बिना कोई रंग नहीं, कोई रास नहीं, बस हर दिन बेताबी और तड़प से घिरे हुए हैं। अब आप ही हमें ठीक कर सकती हैं। ए राजा, हाँ कह दो ना, बहुत पागल हो रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। फायर। अपने पति की उत्तेजना, बेताबी और तड़प देखकर शर्वाणी भी मचलने लगी। वो भी उसे हाँ कह देना चाहती थी और उसे अपनी हर इच्छा पूरी कर देना चाहती थी, लेकिन अगर उसने हाँ कहा और विग्रह आगे बढ़ा तो वह उसके घुटने पर लगे निशान को देख लेगा और आगे क्या होगा ये तो सब लोग जानते ही है। लेकिन वह अपने राज सर का दिल कैसे दिखा सकती। इतना अच्छा इंसान जिसने हमेशा शर्वाणी से निस्वार्थ प्रेम किया हो, उस इंसान की छोटी सी इच्छा को भी क्या वह पूरा नहीं कर सकती। शर्वाणी यही सब सोच रही थी तभी विग्रह उसकी ठोड़ी को हौले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसके रसीले होठों को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी शर्वाणी अपने चेहरे को घुमा देती है। ये देखकर विग्रह बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराता है और उसके चेहरे को पकड़कर वापस अपनी तरफ घुमाया है और थोड़ी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए राजा की कमर को कसकर पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख ही देता है। शर्वाणी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। धीरे धीरे उसने अपनी अकड़ को कम कर दिया और उसके दोनों हाथ विग्रह के कंधे पर चलने लगे और विग्रह तो उसके नशे में चूर हो ही चुका था, तो बस उसके होठों का रसपान किया जा रहा था, उन्हें चूम रहा था, काट रहा था और खींच रहा था। साफ दिख रहा था कि आज वह कितनी ज्यादा हद पार करने पर तुला हुआ है। शर्वाणी को भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। पिछले एक महीने से वो भी तो अपने पति से दूर रही है, तो ये सब उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही सुकून मिल रहा था। शर्वाणी के होठों को चूमते हुए, काटते हुए और खींचते हुए धीरे धीरे विग्रह उसके गले पर पहुंच गया। विग्रह उसके गले की स्किन को काटने लगा और पीछे से उसके बालों को पकड़कर खींचा, जिससे श्रावणी का चेहरा ऊपर उठ गया, आंखें बंद हो गई और विग्रह उसके गोरे गले को काटने और चूमने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ राजा के पल्लू पर आया, वह उसके पल्लू को उसके सीने से दूर कर देता है, जिससे शर्वाणी उसे केवल ब्लाउज में उसे नजर आती है और उस ब्लाउज में से उसे शर्वाणी के क्लीवेज नजर आते हैं, जिसे देखकर एक मर्द की मर्दानगी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। श्रावणी का सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर राज सर उत्तेजित हुए जा रहे थे और वे तुरंत शर्वाणी के क्लीवेज पर अपने होठों को रख देते हैं। वो मदहोशी और बेताबी से अपने होंठ को बीच लेती है और आंखों को कसकर बंद कर लेती है। धीरे धीरे विग्रह इतना पागल हो जाता है कि शर्वाणी के ब्लाउज के सारे हुक एक साथ ही खोल देता है। वो तो शर्मसार हो जाती है, अपनी नजर चुराने लगती है और विग्रह उसके ब्लाउज को उसके बदन से अलग करके फेंक देता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। श्रावणी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विग्रह की नशीली आंखों में देखे जा रही थी, जहां उसे अपने लिए अपार मोहब्बत नजर आ रही थी। विग्रह उसे बेड पर लेकर आ जाता है और अपनी फूल सी कोमल पत्नी को बेड पर बिठा देता है। शर्वाणी बेड पर सिमट कर बैठी होती है, वही सामने खड़ा विग्रह अपने रेशमी बालों में बेहद आकर्षक तरीके से हाथ फेरते हुए कहता है, तो क्या जवाब है आपका, हाँ या ना। फायर। अब ऐसे हॉट मर्द को देखकर कोई कैसे मना करेगा। शर्वाणी के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मचलते हुए उसने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देखकर राज सर के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। धीरे धीरे वह अपने शर्ट के बटन खोलने लगे, जिससे शर्वाणी उत्तेजित होने लगी। वह एकटक विग्रह के सीने को देखे जा रही थी, जो धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। अब विग्रह ने अपनी शर्ट को उतार कर फेंक दिया था। उसका हसीन और हॉट सीना, जिस पर उगे काले बाल, ये सब देखकर तो शर्वाणी पागल सी होने लगी, तड़पने लगी अपने पति को पूर्णतया पाने के लिए।
विग्रह उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने उसके एक पैर को पकड़ा और हौले से चुम्मा तो शर्वाणी के मुंह से सिसकी निकल गई, जिसे सुनकर विग्रह मुस्कुराया। धीरे धीरे उसके पैर को चूमते हुए आगे बढ़ने लगा और उसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगा। तभी शर्वाणी को एहसास हुआ कि अगर साड़ी घुटने तक उठ गई तो विग्रह को सब कुछ दिख जाएगा। वो घबरा गई और तुरंत अपने पैरों को मोड़ते हुए बोली, राज सर, हम हमको रोकेंगे नहीं, लेकिन आप हमारी एक इच्छा पूरी करेंगे। विग्रह बेताब होते हुए बोल, जल्दी बोलो राजा, क्या करना है, हम रह नहीं पा रहे हैं। शर्वाणी, लाइट बंद कर दीजिए प्लीज। विग्रह, लाइट क्यों बंद करनी है राजा, आपको किससे शर्म आ रही है, और वैसे भी शर्म थोड़ी देर आएगी, बाद में आप खुद हमारे साथ घुल मिल जाओगी। लाइट चालू रहने दीजिए, हम हर तरह से आपका सुख हासिल करना चाहते हैं, आपको छूकर भी और आपको देखकर भी। फायर। शर्वाणी, प्लीज राज सर, हमारी यह बात मान लीजिए, लाइट बंद करके प्यार करने में भी एक अलग मजा होता है, हमें यह अनुभव भी लेना चाहिए। विग्रह उसके और पास आया और बोला, यह अनुभव हम कई बार ले चुके हैं राजा, भूल गए आप, आज हम लाइट बंद नहीं करना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। फायर। अब शर्वाणी क्या करे, कैसे विग्रह को समझाएं कि वह लाइट क्यों बंद करवा रही है। विग्रह तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, जिद पर अड़ा हुआ था, तभी तो वह एक जिद्दी बालम है। लेकिन वो भी कम नहीं थी, उसने तुरंत चेहरा उदास कर लिया, जिसे देखकर विग्रह बोला, ए राजा, ऐसे उदास क्यों हो रही हो यार, चलो हम बंद कर देते लाइट बस। फायर। ये सुनते ही शर्वाणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और विग्रह ने कमरे की लाइट को बंद कर दिया। लाइट बंद होते ही शर्वाणी ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसके दोनों पैरों को पकड़कर उसे जोर से खींचा गया और अपनी जांघ पर बिठा लिया गया राज सर द्वारा। शर्वाणी तो दंग रह गई, किंतु बेहद खूबसूरत तरीके से बोली, ओहो पतिदेव, आज तो काफी खतरनाक मूड में लग रहे हो। शर्वाणी जिस तरह से बोली थी वो काफी था विग्रह को उत्तेजित करने के लिए। उसने शर्वाणी के बालों को कसकर पकड़ा और उसके गले की स्किन की महक लेते हुए बोला, अभी तो देखो हम क्या क्या करेंगे आपके साथ। फायर। इतना कहकर विग्रह ने शर्वाणी को झटके से बेड पर गिरा दिया और शुरू किया अपना बेताब और खतरनाक रोमांस। कुछ ही देर में दोनों निर्वस्त्र थे और एक दूसरे में समाने की कगार पर ही थे। कुछ खास दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस करना ज्यादा अच्छा लग रहा था। विग्रह ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में ही पकड़कर बेड पर दबा दिया और दूसरे हाथ से शर्वाणी के पैरों को अपनी कमर से लपेटकर जुनून से बोला, कच्ची कली का सेवन किया जाएगा। फायर। शर्वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली, तभी विग्रह अपनी ताकत का परिचय देते हुए उसमें समा गया। बहुत कोशिश की अपनी आवाज दबाने की, लेकिन पति के प्रेम ने शर्वाणी के मुंह से सिसकी निकाल ही दी। देर रात तक दोनों के बीच रासलीला चलती रही और आज तो राज सर न जाने क्या क्या कर रहे थे अपनी राजा के साथ। देर रात 3 बजे के आसपास शर्वाणी जब गहरी नींद में सो रही थी, तब राज सर की आंख खुली और वे अपने सीने से लगी अपनी पत्नी को देखते हुए बोले, यार जब तक इसका चेहरा ठीक से नहीं देखेंगे सुकून नहीं मिलेगा। फायर। विग्रह ने लाइट ऑन कर दी और अपनी नादान शर्वाणी का खूबसूरत चेहरा असीम प्रेम से देखने लगा। वो बढ़ते जीवन के हर एक पल के साथ शर्वाणी के प्यार में पागल हुए जा रहा था। उसने उसकी ललाट को चूमा और कहा, कितनी सुंदर हो यार। फायर। राज सर प्यार से उसे देखे जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा शर्वाणी को ठंड लग रही थी। ये देखकर विग्रह उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाने लगा, तभी उसे उसके घुटने पर कुछ दिखा। विग्रह ने ब्लैंकेट को हटाया और शर्वाणी के एक घुटने पर चोट गहरा निशान देखकर वो दंग रह गया। शर्वाणी के घुटने पर टांके लगने के निशान थे, साफ दिख रहा था कि चोट कितनी गहरी आई थी, लेकिन शर्वाणी ने एक बार फिर विग्रह से झूठ बोला। अब उसे समझ में आया कि क्यों वो वापस नहीं आ रही थी और अभी भी क्यों लाइट बंद करवा रही थी। विग्रह का दिमाग गर्म हो गया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपार क्रोध से अपनी पत्नी को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब शर्वाणी की आंखें खुली तो अपने पति को गायब देख उसे हैरानी हुई और वो बोली, कहाँ हो आप, आओ ना, आई वॉन्ट यू। कोई जवाब नहीं आने पर वो उठी और पति को पूरे कमरे में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। शर्वाणी ने जल्दी से कपड़े पहने और रूम से बाहर निकलकर सीधा स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। धीरे से उसके दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर शर्वाणी चौंक गई। अचानक उसकी आंखें भर आए और दिल की धड़कनें बढ़ गई। राज सर प्यार से उसे देखे जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा शर्वाणी को ठंड लग रही थी। ये देखकर विग्रह उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाने लगा, तभी उसे उसके घुटने पर कुछ दिखा। विग्रह ने ब्लैंकेट को हटाया और शर्वाणी के एक घुटने पर चोट गहरा निशान देखकर वो दंग रह गया। शर्वाणी के घुटने पर टांके लगने के निशान थे, साफ दिख रहा था कि चोट कितनी गहरी आई थी, लेकिन शर्वाणी ने एक बार फिर विग्रह से झूठ बोला। अब उसे समझ में आया कि क्यों वो वापस नहीं आ रही थी और अभी भी क्यों लाइट बंद करवा रही थी। विग्रह का दिमाग गर्म हो गया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपार क्रोध से अपनी पत्नी को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब शर्वाणी की आंखें खुली तो अपने पति को गायब देख उसे हैरानी हुई और वो बोली, कहाँ हो आप, आओ ना, आई वॉन्ट यू।
कोई जवाब नहीं आने पर वो उठी और पति को पूरे कमरे में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं था। शर्वानी ने जल्दी से कपड़े पहने और रूम से बाहर निकलकर सीधा स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। धीरे से उसके दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर शर्वानी चौंक गई। अचानक उसकी आंखें भर आए और दिल की धड़कनें बढ़ गई। स्टडी रूम में चेयर पर बेसुध बैठे राज सर शराब पिए जा रहे थे। विग्रह ड्रिंक करता है लेकिन एक बार में सिर्फ एक गिलास, वो भी थोड़ा सा लेता है, लेकिन आज अपने जीवन में दूसरी बार वो शराब की पूरी बोतल पी रहा था, वो भी एक बार में ही। पहली बार उसने तब पी थी जब उसने पहली बार शर्वानी को देखा था और उसके प्यार में पागल हुआ था, और आज फिर से पी रहा है। उस समय खुशी में पी थी लेकिन आज दर्द में पी रहा है, गुस्से में पी रहा है। वो शराब पिए जा रहा था। उसके रेशमी बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों पर आ रहे थे, उसकी आंखें खून सी लाल थी, होठ गीले थे, नाक भी लाल थी क्योंकि शराब बहुत ज्यादा पी ली थी। ये सब देखकर शर्वानी तो डर गई। उसने कभी विग्रह को ड्रिंक करते हुए और ड्रिंक करने के बाद वो किस तरह व्यवहार करता है नहीं देखा था, क्योंकि अक्सर वो डर के मारे सो जाया करती थी। हालांकि विग्रह नशे में होता ही नहीं था क्योंकि वह एक गिलास ही पीता था, लेकिन आज उसने इतनी ज्यादा पी थी कि उसे होश ही नहीं था और उसकी हरकतें देखकर वो डर रही थी। पिछले 3 सालों से विग्रह राज को जानती है लेकिन उसने कभी अपने राज सर को इस तरह शराब के नशे में चूर नहीं देखा था। शर्वानी के हाथ पैर कांप रहे थे, वहीं विग्रह बड़ी सी बोतल को खाली किया जा रहा था। ये देखकर शर्वानी को बहुत दुख हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रात के 3 बजे वह ड्रिंक क्यों कर रहा है, और जब भी शर्वानी उसके साथ होती है तब वो ड्रिंक करता ही नहीं है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि 3 बजे उठकर उसे ये सब करना पड़ रहा है। ना कोई फंक्शन है, ना कोई अवसर ऐसा आया है जो उसे ड्रिंक करनी पड़ रही है, और वो तो थोड़ी देर पहले कितना खुश था, फिर अचानक से क्या हो गया है। शर्वानी यही सब सोचकर दुखी हुए जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि अपने पति के पास जाकर उन्हें रोके, उन्हें समझाएं कि ड्रिंक मत करो, लेकिन डर लग रहा था एक ड्रिंक करते हुए आदमी को देखकर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर कुछ लड़कियां ड्रिंक करने वाले आदमियों से डरती है, उनके पास नहीं जाना चाहती, फिर भले वह उनके पति हो या पिता हो। शर्वानी काफी देर दरवाजे पर खड़ी नम आंखों से विग्रह को देखती रही, जिसने देखते ही देखते एक बोतल खाली कर दी और दूसरी बोतल लेने के लिए क्लोजेट की तरफ बढ़ने लगा। तभी शर्वानी हिम्मत करते हुए अंदर आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, मत करो न यार, इतनी शराब। ये आवाज सुनते ही विग्रह ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो शर्वानी झेप गई, क्योंकि राज सर की भूरी आंखें अब लाल हो गई थी और वे गुस्से से उसे देख रहे थे। ये देखकर शर्वानी ने उसका हाथ छोड़ा और डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी विग्रह ने उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे जोर से दीवार से भिड़ा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया, और अब उसकी डरी सहमी आंखों में अपनी लाल नशे में चूर आंखों से देखने लगा। शर्वानी थर थर कांप रही थी और अपने चेहरे पर विग्रह की तेज तेज सांसों को महसूस करते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, आपको क्या हुआ है, ऐसा क्यों किया आपने। विग्रह गुस्से में आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, आपसे सच्चा प्यार करने की कीमत चुका रहा हूँ। पाउटिंग। ये सुनते ही शर्वानी की आंख से आंसू की बूंद निकल गई और वो दुखी होकर बोली, तो आपने निशान देख लिया। विग्रह ने गुस्से में आकर अपने शरीर का दबाव उसके कोमल शरीर पर बनाया। शर्वानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगी। विग्रह ने गहरी सांस ली और उससे दूरी बनाकर वहां से जाने लगा। ये देखकर शर्वानी तुरंत उसके रास्ते में आकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, माफी मांगने लायक काम नहीं किया है, लेकिन आपसे इतना ही कहूंगी, हमेशा की तरह अपना दिल बड़ा करके हमें माफ कर दीजिए और प्लीज चलिए हमारे साथ। विग्रह ने अपनी लाल निगाहों से उसे घूरा और उंगली दिखाते हुए बोला, कल सुबह होते ही आपके पापा को कॉल लगा रहा हूँ कि आपकी बेटी बात बात पर झूठ बोलती है अपने ही पति से। क्या आपने अपनी बेटी को सिखाया नहीं कि झूठ बोलना पाप है। बहुत हुआ, अब हम कमजोर पड़ चुके हैं आपके प्यार में, आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं, आपको डांट नहीं सकते, 2-4 गाल पर लगा नहीं सकते, वरना यूं एक पल में लाइन पर ना जाओ आप। कोई बात नहीं, हम तो प्यार में कमजोर आदमी है, लेकिन आपके पापा तो आपको सबक सिखा सकते हैं। जस्ट वेट फॉर मॉर्निंग, आई विल शो यू कि पति से झूठ बोलना क्या होता है। पाउटिंग फायर। ये सुनते ही शर्वानी ने अपनी नजरें झुका ली और सुबक सुबक कर रोने लगी। विग्रह उसे घूरते हुए वहां से चला गया। एक पूरी बोतल खाली कर दी थी, लेकिन बंदे में अभी भी इतना नियंत्रण शक्ति थी कि बिना लड़खड़ाए आराम से चल रहा था। विग्रह के जाते ही शर्वानी वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। विग्रह गुस्से और तड़प से परेशान होकर अपने कमरे में आया। बेडशीट की सिलवटें, बिखरी हुई गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, शर्वानी के कपड़े, ये सब देखकर राज सर दुखी हो गए और चुपचाप बेड पर जाकर लेट गए। बेड पर लेटा विग्रह अपनी भूरी और गुस्सैल निगाहों से एकटक रूम के दरवाजे को देखे जा रहा था। 1 घंटा बीत गया और सुबह के 4 बज गए, लेकिन शर्वानी कमरे में नहीं आई। अब विग्रह का गुस्सा बढ़ने लगा। वो बेड से उठा, उसने बगल की टेबल पर रखे लैंप को पकड़कर जोर से फेंक दिया और अपने चेहरे पर आते बालों को बेहद आकर्षक किंतु गुस्से से झटका देते हुए उठकर रूम से बाहर निकल आया। राज सर अपनी मुट्ठी भींचकर तेजी से स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगे।
कुछ देर बाद ही विग्रह वापस अपने कमरे में आया। शर्वाणी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले आया और रूम का दरवाजा बंद करके उसे उंगली दिखाते हुए बोला, प्यार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करना, जाओ चुपचाप सो जाओ। पाउटिंग फायर, आंखों में आंसू लिए शर्वाणी तुरंत विग्रह के सीने से लिपट गई। उसने विग्रह को कसकर पकड़ लिया और विग्रह उसे खुद से दूर करने लगा, लेकिन वो मानी नहीं और रोते हुए बोली, सारी सजा स्वीकृत है, बस मुझसे बात करो। विग्रह ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया और बोला, वही तो नहीं करूंगा। शर्वाणी, आज हमें बहुत बुरा लगा है, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, बस आपके पापा को सब कुछ बता देंगे, आगे निर्णय उनका होगा। फायर, इतना कहकर विग्रह बेड पर जाकर लेट गया और लाइट बंद कर दी। शर्वाणी वहीं अंधेरे में खड़ी रही, स्वयं से नफरत करने लगी। विग्रह आंखें बंद करके लेटा हुआ था और अचानक से उसे शर्वाणी के जोर से चीखने की आवाज आई, जिसे सुनते ही राज सर की रूह कांप उठी। वे तुरंत बेड से उठे और कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन शर्वाणी गायब थी। ये देखकर विग्रह घबरा गया और जोर से बोला, राजा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर देना गाइस। एपिसोड थोड़े लेट आएंगे, टू प्लीज सपोर्ट और कमेंट ज्यादा करना।